What up? I hope you are fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the important part of your syllabus, that is the global warming and greenhouse effect. मैंने ऑलरेडी आपको क्या पढ़ाया है? मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है आपको ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ही आपको पढ़ना है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, मैंने आपको न्यूट्रिशन भी पढ़ाया, मैंने आपको रेस्पिरेशन भी पढ़ाया। उस ट्रांसपोर्टेशन में एक और टॉपिक है, आपको वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। उसका लेक्चर आपको कल आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट। और यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग आज हम कंप्लीट देखेंगे कितना कवर हो जाएगा। जो ही ये दो टॉपिक्स कवर होंगे, फिर इन दो टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यू चलेगा, 2 दिन कंटिन्यूसली एमसीक्यू चलेगा। एमसीक्यू करने के बाद आपको पता चलेगा किन किन चीज़ों पे फोकस रखना। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS एकेडमी, वही सर्च एकेडमी, राइट। तो सबसे पहले आज जानेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ये जानना ज़रूरी है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, GHE, याद रखना। अब यहाँ पर समझना है ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है, ये जानना ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द इंक्रीज इन द अर्थ्स मीन सरफेस टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब अर्थ का टेम्परेचर, ध्यान से समझो, अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अर्थ का मेन टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। प्रोसेस को समझो। अब देखो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा। ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ हीट हो जाता है। अर्थ को हीट होने के बाद क्या होता है? किसकी वजह से अर्थ हीट होता है? आपको पता है, सनलाइट की वजह से। ये सनलाइट है, सन रेज किसके ऊपर आ जाएंगे? सर बोलेंगे सर ये अर्थ सन रेज जो आती है ये किसके ऊपर पड़ती है? आप बोलोगे सर अर्थ के ऊपर आती है। जब अर्थ के ऊपर रेज आ जाते हैं, कुछ पार्ट इन रेज का क्या होता है? इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? आप बोलोगे सर अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। और कुछ पार्ट जो होता है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है, कुछ पार्ट रेज का रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जब ये सन रेज आ जाते हैं, इसको किसको क्रॉस करना पड़ता है? एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है। ये सभी गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में। या आप ये बोल सकते हो क्या बोलते हैं उसको, वाटर वेपर्स होते हैं, ये सभी होते हैं। लेकिन जब सन रेज एटमॉस्फेयर, जब सन रेज अर्थ के ऊपर आ जाते हैं, जो पार्ट रिफ्लेक्ट होता है उस पार्ट को ट्रैप किया जाता है। उस पार्ट को ये ग्रीन जो भी गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये गैसेस उन रेडिएशंस को क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर का मेन टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है मतलब अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन है सर ये एटमॉस्फेयर या अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होता है? आपको बोलना सर ये बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। और इसकी वजह से जब एटमॉस्फेयर हीट अप हो जाएगा, अर्थ का मीन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसी को नाम दिया जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब मतलब पूरे अर्थ का क्या होना? वार्म होना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसेज जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, उन ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ये इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा है दीज गैसेज एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशंस एंड वार्म द एटमॉस्फेयर एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप बोलोगे सर ठीक है, आपने बोला कि जब सन रेडिएशंस आ जाते हैं, अर्थ के ऊपर आ जाते हैं, अर्थ जो होता है इन रेडिएशंस की वजह से हीट हो जाती हैं। और जो ये रेडिएशंस आ जाते हैं इनको बोला जाता है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, जो सोलर सन से रेज आती हैं। जब इनको इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, दूसरा नाम इनको बोलता है इंसोलेशन, भी इसको नाम दिया जाता है INSOLATION, इंसोलेशन। जब ये अर्थ के ऊपर आते हैं तो, लेकिन हमें पता है ना अर्थ से ऊपर क्या होता है? एटमॉस्फेयर। ये आप बोलोगे सर ये तो एटमॉस्फेयर है, लेकिन ये रेज जो होते हैं सन से आती है, तो अर्थ को पहले ही क्या करना है? ये तो सब पहले ही जो एटमॉस्फेरिक गैसेस को क्या करते हैं, इनके थ्रू पास होता है। जब ये सन से निकलते तो इनको क्रॉस करना पड़ता है ना इन गैसेस को, जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन उस टाइम ये ट्रैप क्यों नहीं होता है? मतलब इस टाइम जब सन से रेडिएशन आते हैं एटमॉस्फेयर, उनको क्यों नहीं रोकता है? आपको बोलना है सर ये इसलिए नहीं रोकता है क्योंकि जो रेडिएशन जो होते हैं, सोलर रेडिएशन, उनकी जो वेव लेंथ होती है वो कम होती है।
वेवलेंथ कम होने की वजह से ये रेडिएशंस डायरेक्टली किस पे आ जाती है, अर्थ पे आ जाती है। जब अर्थ पे आ जाती है तो अर्थ हीट हो जाता है, क्योंकि सन रेज जो होती है इससे हीट मिलती है ना। आप देखोगे जब सनलाइट होती है तो आपको धूप लगती है, धूप की वजह से गर्मी होती है, तो ये हीट हो जाता है और सम पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। अब बोलोगे सर जो ये पार्ट रिफ्लेक्ट होता है ये वापस जाना चाहिए ना, एटमॉस्फेयर से बाहर जाना चाहिए, जहाँ से आया था वो सन की तरफ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। नहीं, अब क्या होता है, ये रेडिएशंस बनते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। याद रखना, इन रेडिएशंस को बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, या इनको बोल सकते हो हम आउट गोइंग रेडिएशंस। ठीक है, आउट गोइंग रेडिएशंस भी बोल सकते हो उनको। ठीक है, या आउट रेडिएशंस बोलो या आउट गोइंग रेडिएशंस। और यही आउट गोइंग रेडिएशंस कहाँ से निकलते हैं, आपको बोलना है अर्थ से निकलते हैं। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। और जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है, अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैसेस है ना, जब ये रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है इनको ट्रैप करता है कौन, एटमॉस्फेयर गैसेस जो होता है ग्रीन हाउस गैस उसमें होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर क्या होता है ये वार्म हो जाता है, और जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी क्या होता है, वार्म होता है। मतलब ये है, सबसे पहले अर्थ हीट होता है और उसके बाद एटमॉस्फेयर हीट होता है। याद रखना, सबसे पहले अर्थ हीट होता है और अर्थ के नज़दीक जो एयर होता है ये हीट हो जाता है, उसके बाद ऊपर वाली लेयर जो होता है ये हीट अप हो जाते हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले एटमॉस्फेयर हीट होता है या अर्थ हीट होता है, सबसे पहले आपको बोलना है सबसे पहले अर्थ हीट होता है। जब अर्थ हीट हो जाता है वही हीट ऊपर ऊपर ट्रांसफर होती है गैसेस के थ्रू, कन्वेक्शनल करंट जिनको बोलते हैं, और ऊपर वाली लेयर्स भी क्या होते हैं, हीट अप हो जाती है। और जितना आप ऊपर ऊपर जाता है आपको पता ही है क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूस होता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सब जब अर्थ ही पहले हीट हो जाएगा तो आप हीट से दूर जा रहे हो, तो आपको ऊपर ऊपर ज़्यादा से आपको ऊपर से क्या देखने को मिलेगा, कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू जो कि अर्थ के ऊपर था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो एटमॉस्फेयर हीट होता है ये कैसे होता है, ये एबो से ऊपर से हीट होता है या फ्रॉम बिलो से हीट। तो आपको बोलना सर एटमॉस्फेयर हीट होता है फ्रॉम बिलो से, क्योंकि पहले अर्थ हीट होता है। बस मुझे यही बोलना था। अब ये ट्रैप क्यों किया जाता है, इन रेडिएशंस को, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को ट्रैप क्यों किया जाता है, आपको बोलना है कि इसलिए ट्रैप किया जाता है क्योंकि इनकी जो होते वेव लेंथ बढ़ जाती है अब, इसलिए वो अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो तुमको ट्रैप किया जाता है। यही पॉइंट यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर लिखा भी है दीज गैसेस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशंस। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ये जो ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में ये कौन से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको बोलना है लॉन्ग वेव रेडिएशंस को। याद रखना है, जिनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस भी बोलते हैं या आउटगोइंग रेडिएशंस भी आप बोलते हैं। एंड वार्म द एटमॉस्फेयर एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये वार्म करते हैं एटमॉस्फेयर को और इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देते हैं। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड, इट हैड लेड टू मेनी चेंजेस on the planet such as rise in sea level, ठीक है, massive melting of snow and ice, elevated heat content of the atmosphere in ocean, increased humidity, change in the timing of the seasonal events and many other। क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, या आप बोल सकते हो ग्लोबल वार्मिंग, जिसको आप बोलते हो ग्लोबल वार्मिंग हो गई। इसकी वजह से क्या होता है, डेफिनेटली जब अर्थ हीट हो जाएगा, जब अर्थ का मेन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपको पता है अर्थ पे क्या होता है, ओशंस भी होते हैं। ओशंस में क्या होता है आपको पता है, पानी होता है। आपको पता है ग्लेशियर्स भी होते हैं, तो ग्लेशियर्स भी आपको देखने को ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ये मोल्ड, ये इसमें होते हैं सॉलिड स्टेट में, मतलब आइस के फॉर्म में होता है। ये क्या हो जाता है जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मुझे बोलो इस आइस इन ग्लेशियर्स का क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। जब ये मेल्ट हो जाएगा ये पानी कहाँ जाएगा, ये सीज और ओशंस में जाएगा। जब सीज और ओशंस में जाएगा तो ये पानी क्या हो जाएगा, ये राइज हो जाएगा। सी लेवल क्या होगा, राइज होगा। जब सी लेवल राइज हो जाएगा तो फ्लड आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझना है। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको बोलना है सी लेवल जो होता है ये राइज होता है, मेल्टिंग ऑफ स्नो होता है, जो आइसलैंड जो होता है, लैंड ऑफ आइस जो होता है वो भी क्या होता है, मेल्ट होता है। ठीक है, ओशंस का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से सीजन चेंज होता है, सीजनल चेंज देखने को मिला, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग से हमें देखने को मिलता है या ग्रीन हाउस इफेक्ट से देखने को मिलता है। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही होगी। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड जो है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक सेकेंड, for land and ocean the global mean surface temperature indicates warming of 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 1882 टू 80। देखो 1880 याद रखना ये एक डेट है, अप टू 2012 तक ये देखने को मिला है कि टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ है लैंड और ओशन में फॉर बोथ एंड लैंड। द ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर, जो पूरे ग्लोब का सरफेस टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है, आपको बोलना है 0.85 डिग्री इंक्रीज हुआ है।
किस टाइम में 1880 से लेकर 2012 तक इतना टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 1 डिग्री है, आधा डिग्री है, तो दैट ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है ना। इसकी वजह से क्या होता है, यही मेल्टिंग ऑफ स्नो होता है, आइस होता है। द अर्थ मीन टेम्परेचर हैड इंक्रीज्ड बाय अबाउट 0.74। अर्थ का मीन टेम्परेचर जो इंक्रीज हो कितना हुआ, 0.+-0.18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज देखने को मिला है। उसके बाद हेंस इट इज सीन दैट रेट ऑफ वार्मिंग अप्रॉक्सीमेटली डबल्स फॉर द लास्ट हाफ ऑफ द ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू दिस। बोला जाता है जो लास्ट हाफ डिकेड जो है, लास्ट हाफ टाइम पीरियड जो है, उसमें कितना देखने को मिल रहा है, सॉरी लास्ट हाफ पीरियड जो है उसमें हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल वार्मिंग जो है, वार्मिंग का रेट डबल होता गया। मतलब अभी भी आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग अभी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, सर ये बताओ आपकी जो आपने बोला कि इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं, ठीक है, किसके ऊपर, इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से गैसेज होते हैं, ठीक है, जिनको बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से। आज ही ल्यूसेंट बुक से एमसीक्यूज लगाना, आपको बोलना है सर इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर फर्स्ट रखना इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस। ये गैस अगर एटमॉस्फेयर में, ये क्या करते हैं, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं और उन रेडिएशंस की वजह से क्या होता है, फिर एटमॉस्फेयर जो होता है वार्म होता है। तो गैसेस, अगर गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है मीथेन, METHANE मीथेन, जिसको आप CH4 भी बोलते हो। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड होता है थर्ड, जिसको N2O लिखते हो आप। फोर्थ जो होता है आपको बोलना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, याद रखना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs। फिफ्थ अगर बोलना है आपको बोलना है PFCs प्लोरो, याद रखना फ्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक होता है SF6, याद रखना, जिसको बोला जाता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है मीथेन, और नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैसेस के लिस्ट में, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है विच द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसका मतलब नाइट्रोजन ग्रीन हाउस, ये ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा हुआ है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ग्रीन हाउस गैस है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, याद रखना। उसके बाद एक और पॉइंट हमारे पास है, द इम्पैक्ट ऑफ एनी ग्रीन हाउस गैस इज बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द राइज इन इट्स कंसंट्रेशन। जो ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसका इम्पैक्ट कितना रहता है, इसका इम्पैक्ट उस हिसाब से रहता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एटमॉस्फेयर में, उसी हिसाब से ये क्या करेगा, अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। किसका, ग्रीन हाउस गैस का इम्पैक्ट कितना होता है वो डिपेंड करता है उस ग्रीन हाउस गैस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एटमॉस्फेयर में। इट इज ड्यूरेशन इन द एटमॉस्फेयर एंड द वेवलेंथ रेडिएशन दैट इट एब्जॉर्ब, और ये कितने ड्यूरेशन तक एटमॉस्फेयर में रहता है, और इसकी वेवलेंथ जो होती है, दैट मीन्स जो रेडिएशन की वेवलेंथ होती है वो किस तरीके से इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जो वेवलेंथ होती है रेडिएशंस को, उसको एब्जॉर्ब करना, और ये कितने टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहता है, ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एटमॉस्फेयर में। ये सब देखने के बाद पता चलता है कि कितना इम्पैक्ट एक ग्रीन हाउस गैस का देखने को मिलता है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सबसे पहला हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हमें किस में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है हमें। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस विच इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सबसे पहले आपको टिक करना है, सर ये ग्रीन हाउस गैस है। ये सबसे जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड है। इट्स एमिशन चीपली कम्स फ्रॉम द फोसिल फ्यूल कम्बशन। जो आप फोसिल फ्यूल जला लेते हो ना, जो आपके पास फोसिल फ्यूल्स होते हैं, उनको जब जलाते हो वहाँ से एक गैस रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। ये ज़रूरी नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट से आपको बोला जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है, नहीं, ऐसे भी पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन का, कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, आपको बोलना है जब हम फोसिल फ्यूल्स की कंबशन करते हैं। ये आपको याद रखना है, फोसिल फ्यूल्स की कंबशन के बाद। उसके बाद इट इज शोइंग ए राइज ऑफ अबाउट 0.5% पर एनम, ठीक है, पर एनम के हिसाब से इस साल में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ती है, आपको बोलना 0.5% इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। लेकिन नेक्स्ट अगर देखेंगे दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs की अगर बात करेंगे,
आर प्रोड्यूस ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये प्रोड्यूस कैसे होता है, आपको बोला ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, मैन मेड एक्टिविटीज़, और इसी मैन मेड एक्टिविटीज़ को बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का नाम दिया जाता है। ठीक है, ओजोन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर वेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कन्वर्ट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इनटू द ओजोन। ओजोन देखो, ओजोन जो होता है ना O3, ये कहाँ पर होता है, मैंने कल भी बताया था आपको, ओजोन होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है वेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और इस स्ट्रेटोस्फीयर में क्या आती है, यूवी रेडिएशंस आ जाती है, ठीक है। ये कन्वर्ट क्या करता है, कन्वर्ट इनटू ओजोन, ठीक है, कन्वर्ट्स ऑक्सीजन इनटू ओजोन, ठीक है। ये क्या करता है, जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से जनरेट होता है। ओजोन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर वेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू ओजोन, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ओजोन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है, जो अल्ट्रावायलेट रेज डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस। आपको पता है जो ओजोन होता है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ जाती है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंच जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर की वजह से। लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरेंस क्या कार्बन्स जब रिलीज होते हैं, जब CFCs निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब रिलीज हो जाता है, ये कहाँ पर पहुंच जाता है, ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, और ये किसको खत्म करता है, ये ओजोन लेयर जो होता है उसकी थिकनेस को डिक्रीज करता है, उसकी थिकनेस को कम करता है, जिसको बोलते हैं आप ओजोन डिप्लीशन होती है। जब ओजोन डिप्लीशन होती है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है, जिसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि कहाँ पर देखने को मिल रहा है, अंटार्कटिका में। उसकी वजह से क्या होता है, द रिडक्शन ऑफ ओजोन कंसंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज नोन एज ओजोन होल। जो ओजोन होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जब कम होती है, किसकी, ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन किसकी वजह से कम होती है, आपको बोलना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। तो उसी को बोला जाता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन का कम होना, इसकी थिकनेस कम होना, इसी को बोला जाता है ओजोन होल। दिस परमिट्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू पास थ्रू द ट्रोपोस्फीयर। यही रेडिएशंस फिर हमें पता होता है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है, लेकिन अब ओजोन होल देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आ जाएंगे। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आ जाएगी तो अर्थ क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के लिए। आई होप प्रोसेस आपको समझ आ रहा है। थर्ड अगर हम बात करेंगे, दैट इज अबाउट द नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखना, N2O नाइट्रस ऑक्साइड इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस एंड रेन फॉरेस्ट। याद रखना, मैंने बोला क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन मेड एक्टिविटीज की वजह से। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है, बाय नेचर प्रोड्यूस होता है। कहाँ से, आपको बोलना है ओशन से प्रोड्यूस होता है, और जो हमारे पास रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां से प्रोड्यूस होता है। याद रखना, रेन फॉरेस्ट से। मेन मोड सोर्सेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इंक्लूड नाइलॉन। जो नाइलॉन होता है वहां से नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और नाइट्रिक एसिड की जब हम प्रोडक्शन करते हैं वहां से क्या, किसकी प्रोडक्शन होती है, आपको बोलना है नाइट्रस ऑक्साइड। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जो हम फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, कार्स विथ कैटालिटिक कन्वर्टर्स एंड द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इन सभी जगहों से क्या निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है। तो क्वेश्चन आएगा कि सर, क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से निकलता है, आपको बोलना है ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है, कहाँ से, ओशंस और रेन फॉरेस्ट से। लेकिन ये मेन मेड सोर्सेज से भी प्रोड्यूस होता है, आपको बोलना है कहाँ से, आपको नाइलॉन एंड नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन जब हम करते हैं, जब हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, वहाँ से भी नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जब हम कार्स को कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं वहाँ पर भी होता है, और जब हम ऑर्गेनिक मैटर को बर्न करते हैं वहाँ से भी नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। लेकिन फिर नेक्स्ट जो है दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। सर ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, ये यूज़ करते हैं कहाँ पर, हम रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं, जो आप फ्रिज यूज़ करते हैं घर पे वहाँ पर यूज़ किया जाता है, स्पेशली आफ्टर द ओजोन डिस्ट्रॉइंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैड बीन अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जनरली हम क्या करते थे, हम यूज़ करते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कंसिडर किया जाता था ये खतरनाक होता है ओजोन डिप्लीशन के लिए। लेकिन उसके बाद उसको बोला गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बदले और कुछ यूज करेंगे रेफ्रिजरेंट्स में, तो किसका यूज किया गया, आपको बोलना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ये कहां पर यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेंट्स में यूज किया जाता है। आई होप याद रखना, ओजोन होल को बचाने के लिए, याद रखना ओजोन डिप्लीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, ये हमें पढ़ना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और कीटो प्रोटोकॉल डिटेल में पढ़ना है। एक प्रोटोकॉल होता है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखना ओजोन होल, ओजोन के साथ रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल। यहाँ पर ओह, यहाँ पर भी ओह, मॉन्ट्रियल MONTREAL मॉन्ट्रियल। ओह होता है मॉन्ट्रियल का और ओ होता है ओजोन का, ये आपका कीवर्ड है यहाँ पर। उसके बाद है फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्चुअली लिखना था इसको, इसने क्या लिखा, पर फ्लोरो
ठीक है, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको लिखना था। ठीक है, इमिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्लोराइड्स। जब फ्लोराइड्स याद रखना, फ्लोराइड्स का प्रोडक्शन जब होता है वहां से क्या होता है, वहां से PFCs जिसको बोलते हैं पर फ्लोरोकार्बन्स बोला जाता है, पर फ्लोरोकार्बन्स भी बोल सकते हैं या फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी बोला जाता है इसको। जब हम फ्लोराइड्स का प्रोडक्शन करते हैं वहां से क्या इमिट होता है, PFCs। दे हैव एन एटमॉस्फेयर लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 1000 ईयर्स। ये एटमॉस्फेयर में 1000 ईयर से भी ज्यादा पीरियड तक रहता है। उसके बाद एक और स्लाइड अगर देखेंगे, उसके बाद SF6 सल्फर हेक्सा मतलब 6 होता है, और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, F का मतलब फ्लोराइड, S का मतलब सल्फर, 6 का मतलब हेक्सा होता है, तो इसको बोलते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। द मोस्ट पावरफुल ग्रीन हाउस गैस येट डिस्कवर्ड। ये मोस्ट पावरफुल ग्रीन हाउस कंसिडर किया जाता है। इट इज इमिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्लोराइड्स। ये भी जब हम फ्लोराइड्स की प्रोडक्शन करते हैं वहां पर SF6 रिलीज होता है। ग्लोबल एफर्ट्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर डिक्रीजिंग द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। ग्लोबल एफर्ट्स लगाए जाते हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए से भी, और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, वर्ल्ड लेवल पे भी क्या किया जाता है, इन्वायरमेंट पे काम किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, कीटो प्रोटोकॉल होता है, नगोया प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जिनको देखने को मिल रहा है, सो दैट जो होता है अर्थ का टेम्परेचर जो है वो जो रहे एवरेज टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे, वो इंक्रीज ना हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लड्स और बाकी सारे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर इस स्लाइड को कंप्लीट करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर इट इज़ अ ग्लोबल इनटू द एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट, of the many initiatives, the most important one is the Kyoto Protocol declared in 1997। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन के रिलेटेड। उसमें से एक जो है जिसको बोलते हैं कीटो प्रोटोकॉल। याद रखना, कीटो एक जगह है जापान में, वहाँ पर एक प्रोटोकॉल किया गया 1997 में, एंड केम इनटू इफेक्ट इन 2005। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कीटो प्रोटोकॉल कब इफेक्ट में आया, आपको बोलना 2005 में। कीटो प्रोटोकॉल जो है उसको डिक्लेयर किया गया 1997 में, लेकिन जो कि इसकी रिकमेंडेशंस हैं या जो कि इसके प्रोविजंस थे उनको फोर्स में लाया गया 2005 से, अथोराइज्ड बाय 141 कंट्रीज। उस टाइम ने कितने कंट्रीज ने इसको अथोराइजेशन दिए, 141 कंट्रीज। कीटो प्रोटोकॉल कंट्रोल 35 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। क्वेश्चन है कि कीटो प्रोटोकॉल किस लिए बनाया गया है, इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस था टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना है, मीथेन की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना, सल्फर ठीक है सल्फर हेक्साफ्लोराइड की कंसंट्रेशन को ये करना, रिड्यूस करना। मतलब जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में उनकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना, ये किस में बोला गया है, ये बोला गया है कीटो प्रोटोकॉल। लेकिन मैंने बोला था अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो रिलेटेड था ओजोन डिप्लीशन को प्रिवेंट करना। ठीक है, ओजोन होल को रोकना, ओजोन जो है ठीक है ओजोन को डिस्ट्रॉय करना, उसको रोकना। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पर 35 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस बाय द ईयर 2012। कब तक, 2012 तक इनको ये टारगेट दिया गया था, टू 5% लेस देन द लेवल्स प्रेजेंट 19। जो भी 1990s में था उससे कितना हमें कम करना है, हमें कम से कम 5% कम करना है। किस हिसाब से, बेस ईयर कौन सा लिया इसने, 1990, और इन्होंने बोला कि हमें रिड्यूस कितना करना है बाय 2012 तक। आपको बोला सर इन्होंने डिसाइड किया कि 2012 तक हमें 5% जो होता है रिड्यूस करना है इनकी कॉन्सेंट्रेशन। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। ठीक है, बाकी जो भी हैं ये हम कल करेंगे। ये बेसिक्स था किसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का। ये एक ही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलो या ग्लोबल वार्मिंग बोलो, लेकिन ये एक्चुअली ग्रीन हाउस होने के लिए, ग्रीन हाउस जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ये बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, तो तभी इसको ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। आई होप ये यहाँ तक समझ आएगा। नेक्स्ट स्लाइड्स को हम कल कंप्लीट करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।